नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पर। लगातार आपने हमारी कवरेज देखी होगी हरियाणा चुनाव की, जिसमें हमने कई मुद्दे उठाए, जैसे किसानों का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, युवाओं का मुद्दा। तो अनेक मुद्दे थे, हमने चर्चा भी की। पूरे चुनाव में हम लगे रहे, कई हजारों किलोमीटर हम हरियाणा चुनाव में गए। और इसी बीच हमने सबसे बड़ा मुद्दा जो देखा वो किसानों का कहा। किसान कहा जा रहा था कि किसान जो है वो बीजेपी से नाराज हैं। तो इसी मुद्दे पर अब यहाँ पर गुरनाम सिंह चडूनी कह रहे हैं कि हमने जो आंदोलन किया, तो 2000 मतलब लोकसभा चुनाव में भी जो आंदोलन किया था, और जो अब हरियाणा चुनाव में भी उन्होंने आंदोलन किया था किसानों का, वो सिर्फ और सिर्फ हमने कांग्रेस के लिए माहौल बनाने के लिए किया था। लेकिन कांग्रेस इस आंदोलन को, इस जो पूरा आंदोलन चला, उसको भुना नहीं पाई। तो इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए यहाँ पर मौजूद है चंद्रमौलेश्वर जी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो क्या लग रहा है सर आपको कि जो ये पूरा अब गुरनाम चडूनी ने जो पोल खोली है कांग्रेस की, कि हमने पूरा का पूरा जो आंदोलन था वो सिर्फ कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने के लिए किया था, तो आपको क्या लग रहा है सर, ये इनका कहना ये सही है? तो सबसे पहली बात तो राम राम सभी हरियाणा के भाइयों को और पूरे देशवासियों को। अभी दशहरा का पर्व गया है, अब दिवाली की शुरुआत हो रही है। तो कई जगह जिस तरीके से आपने देखा होगा कि हरियाणा का रिजल्ट आया था, उससे पहले जो कांग्रेस और इन तथाकथित जो आपने आपको आंदोलनकारी, आंदोलनजीवी हम जिन्हें कहते हैं, इन्होंने पूरा षड्यंत्र रचा था। पूरे हरियाणा में इन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी जो कांग्रेस है वो जीत के आएगी, तमाम षड्यंत्र रचे गए। लेकिन हम एक लौते ऐसे चैनल थे जिन्होंने पूरे ग्राउंड लेवल पर इतने तमाम एग्जिट पोलों में भारी जीत की ओर जो कांग्रेस जा रही थी, उसके बावजूद भी हमने जनता के सामने अपना जो सर्वे था वो दिखाया कि जमीनी स्तर पर जो एग्जिट पोल है उसके उलट बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही, वो भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ। तो हम दोनों जब एग्जिट पोल बना रहे थे तो हम पे काफ़ी दबाव था कि हम जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, क्या अगर ये नहीं हुआ, इतने बड़े बड़े चैनल जितना बड़ा एग्जिट पोल कर रहे हैं वो अगर सही हो गए, हमारा अगर सही नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। लेकिन हमें विश्वास था अपने पे। अपने 20,000 किलोमीटर की जो यात्रा हमने हरियाणा में पूरी की, चाहे उसमें पलवल से लेकर आपका पंचकुला हो, और उसके बाद आप यहाँ से लगा लीजिए यमुनानगर से आपका ये रेवाड़ी ले लीजिए, तमाम हमने छान मारा, पूरा हरियाणा हमने छान मारा। हर किसी की खाट में बैठ के हमने वहाँ छाछ पी है। तो हमें पता था कि जो हम अब सर्वे लेके आए हैं, एग्जिट पोल लेके आए हैं जनता के सामने, वो अब सच होने वाला है। और तमाम जो बड़े बड़े चैनल हैं जो दिखा रहे हैं, उनका जो एग्जिट पोल है वो धराशायी होने वाला है। वही रिजल्ट आया। शुरू में कांग्रेस आगे थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, घंटे बीतते गए, जैसे ही ईवीएम की शुरुआत हुई, पूरा पासा पलट गया। कई लोग जो कांग्रेस के जलेबियां बांट रहे थे, उनकी जलेबी धरी की धरी रह गई। बीजेपी वालों ने फिर उस जलेबी का लुत्फ उठाया। तो ये रही पूरे चुनाव की बात। हरियाणा चुनाव ये ऐसे ही खत्म हो गया। लेकिन अब जो बात निकल के सामने आ रही है, जो हुड्डा और सैलजा जो गुट था वो अब जमकर लड़ाई कर रहा है एक दूसरे पर। अब कीचड़ उछालने की बात कर रहा है, लगातार एक दूसरे को दोष इसका दिया जा रहा है। जो हरियाणा में चुनाव हारा गया है कांग्रेस द्वारा, जीती हुई बाजी अगर कोई हारना जानता हो तो उसे राहुल गांधी कहते हैं। तो किस तरीके से इन्होंने जीती हुई बाजी को हारा, और अब जो इनके पिलर थे जिन पर इन्होंने पूरा चुनाव लड़ा था, एक तरफ किसान आंदोलन था, दूसरी तरफ पहलवानों का आंदोलन था, और उसके जो मुखिया थे, एक तरफ आपकी जो विनेश फोगाट थी जो पहलवानों का आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी, दूसरी तरफ आपके जो चडूनी हैं, गुरनाम सिंह चडूनी, जो संयुक्त किसान मोर्चा के अध्यक्ष थे उस समय, जिन्होंने 2 साल तक आपके बॉर्डरों को जाम करके रखा, दिल्ली में किसी को आने नहीं दिया, लोगों को अफरा तफरी मची रही, लोग अपने ऑफिस पर टाइम पे नहीं जाते थे। लगभग 40 से 50 हजार करोड़ का नुकसान भारत की अर्थव्यवस्था को उस फर्जी किसान आंदोलन के तहत हुआ। क्यों? एक और एक कारण था उसका, हुड्डा को सीएम बनाना था और दीपेंद्र हुड्डा को भविष्य का सीएम बनाना था। इस उद्देश्य से उन्होंने पूरे भारत की जीडीपी को बिल्कुल ही ठप कर दिया, एक तरीके से भारत को हाईजैक करने की कोशिश की। तो जो ये गुरनाम सिंह चडूनी है, अब ये खुलकर निकल के सामने आ गए। अब इनकी हालत देखिए चुनाव में क्या हुआ। लगभग इनको 1170 वोट मिले। उनकी जो पिहोवा सीट थी, उसी पिहोवा पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के जिन्होंने वोट दिया, कहा कि हम बीजेपी को वोट देंगे, उनकी मां के पैर तोड़ दिए, और जो बेटा था उसके सर में गंडासे से हमला किया था। उसी पिहोवा में इनको मात्र 1170 वोट मिलते हैं। अब मेरे को ये बताइए, जिस विधानसभा में लगभग 2 लाख वोट हैं, 1.5 लाख वोट हैं, वहां से अगर किसी इतने बड़े
जो अपने आप को किसान नेता कहते हैं, खुद गुरनाम कहते सिंह थे कि हमारे चढ़ूनी। साथ लाखों किसान हैं, हमारे साथ पूरे अब वो लाखों कितने हैं? 1170। 1170 को वो लाखों बता रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, इतने तो आम इंसान जो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है उनके भी इससे ज्यादा एक रिश्तेदार गांव का होते हैं। वोट ही। पूरे हरियाणा में अगर हम अपनी ही बात करें तो हमें पहचानने वाले लगभग 5 से 10 हजार लोग होंगे जिनको हम जानते हैं, पर्सनली चाहे वो जानते हैं। सोशल मीडिया पे हो, चाहे हम ऐसे सड़कों पे जिनको जानते हैं, परिवार वाले रिश्तेदार जानते हैं। भाई तुम अगर 1170 वोट लेके अपने आप को बड़ा किसान नेता बनाते हो तो लालत है आप जैसे किसान नेताओं पे। इससे ज्यादा तो जमीनी स्तर पे जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं उनको जानने वाले हैं। तो किस तरीके से अब वो पोल खोल रहे हैं, किसकी खोल रहे हैं? अपने आकाओं की। अब आका कौन है? भूपेंद्र हुड्डा आका है, राहुल गांधी आका है, और आपका जिस तरीके से ये पूरा सुरजेवाला आका है। तो अब आकाओं की पोल खोल रहे हैं। जब सारे चोर एक चोरी करने जाते हैं तब तक उनका एक ही लक्ष्य रहता है कि चोरी करना है। अब जब वो चोरी में पकड़े जाते हैं तो एक चोर दूसरे चोर की पोल खोलता है कि इसने मुझे कहा था। वही अब हरियाणा में हो रहा है। वहां पर जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, जो इतने बड़े संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई कर रहे थे, वो अब राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा की पोल खोल रहे हैं। कैसे खोल रहे हैं मैं आपकी उनकी जुबानी बता देता हूं। वो भूपेंद्र हुड्डा के बारे में अब क्या कहते हैं, जहां से उनको मदद मिली थी, इतनी बड़ी फंडिंग हो रही थी। वो कह रहे हैं कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अति बुद्धिहीन है। लगाए उनको अति बुद्धिहीन। एक तो बुद्धिहीन होता है, दूसरा अति बुद्धिहीन। उसको बता रहे हैं जिसने 10 साल पहले तक हरियाणा में राज किया था, उनको अति बुद्धिहीन कहा जाता है। इनको ही अपना नेता बना रहे थे, वो मुख्यमंत्री का चेहरा तो बना रहे इन्हीं को वो अब मुख्यमंत्री बनवा रहे थे, लेकिन जैसे ही सत्ता हाथ में नहीं आई तो अब अति बुद्धिहीन हो गए। अब वो ये कह रहे हैं कि हमने इतना प्रयास किया। सच में गुरनाम सिंह चढ़ूनी को सल्यूट करना पड़ेगा कि इतने बुरी तरीके से 1170 वोट लेके भी वो मीडिया के सामने ऐसे आ पा रहे हैं कि मैं किसान नेता हूं। तो इतना शर्मनाक जो उनका चेहरा है उसको भी नहीं छुपा पा रहे हूँ। अगर किसी की इतनी बुरी हार हो जाती है, वो घर में एकांत करके बैठ जाता है, कुछ दिन तक आराम करता लोगों है, से मिलता फिर नहीं है। लोगों से बाद में आता है, फिर क्षमा मांगता है। भाई तुम ना तो क्षमा मांग रहे हो लोगों को, जिन लोगों को बरगलाया था आपने, किसान नेताओं ने, जो सड़कों पे बैठे थे वहां पे, जो ठंड की वजह से वहां पे मर गए थे, उनको तक आपने क्षमा नहीं मांगी उनसे। और आज 1170 वोट लेके मीडिया के सामने ऐसे चौड़े होके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो है अति बुद्धिहीन। अब ये बताइए तुम क्या हो भाई? जिन्होंने इतने लोगों को, मौत का कारण जो लोग बने वो क्या हैं? उन पे तो केस दर्ज होना चाहिए। जिन्होंने लोगों को बरगला के इस तरीके से उनको ठंड में तड़पने दिया। कैंपों में आपने देखा होगा क्या क्या कांड हुए थे बंगाल की बेटी के साथ। किस तरीके से वहां पर दारियों की पेटियां चलती थी, शाम को लंगर के नाम पे वहां पर शराब बांटी जाती थी। आते जाते लोगों को छेड़ते थे। तो ये हरियाणा के लोगों ने दिखा दिया इन नेताओं को, इनकी औकात दिखा दी कि 1170 से ज्यादा वोटों की इनकी औकात नहीं है। उससे ज्यादा तो हरियाणा के लोग नोटा को दे देते हैं। तो इनकी जो 25,000 की जमानत थी उसको भी जब्त करवा दिया। तो आपने देखा होगा, अब गुरनाम सिंह चढ़ूनी ये कह रहे हैं कि जो आला कमान था कांग्रेस का, उसने भी भूपेंद्र हुड्डा को खुली छूट दे दी। उन्होंने भी ये नहीं देखा कि जो भूपेंद्र हुड्डा वो किस तरीके से यहाँ पर अपना एक छत्र राज चला रहे हैं। उन्होंने सैलजा को साइड कर दिया, उन्होंने सुरजेवाले को साइड कर दिया, सबको साइड करके फ्री हैंड लेके यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा काम कर रहे थे। भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे थे। तमाम अपने जो समर्थक हैं उनको ये बता रहे थे कि बनूंगा तो मैं ही, क्योंकि अभी बुढ़ा नहीं हुआ हूं। लेकिन उनके मन में जो चाह थी, अगर इनकी 70-72 सीटें आ जाती तो वो अपने बेटे को सीएम बना देते, क्योंकि उन्होंने पहले पूरी तैयारी कर ली थी। सैलजा के सारे सपोर्टरों का उन्होंने पूरा टिकट काट दिया था। और उसके बाद जो सुरजेवाले हैं वो अपने बेटे को जिताने पे वहां लगे हुए थे। उन्होंने कहीं पूरे दूसरे हरियाणा की किसी और सीट पर वहां पर चुनाव का वहां कैंपेन किया, ना कुछ किया। तो देखिए किस तरीके से जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी है वो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी हार की जो वजह उन्हें लगती है वो है कांग्रेस का घमंड, और जो भूपेंद्र हुड्डा है उनका घमंड। उन्होंने किसी से भी समझौता नहीं करने दिया।
बात ही नहीं की किसानों से, पहलवानों से, किसी से नहीं। किसी से भी उन्होंने समझौता नहीं करने दिया। इसका मतलब ये होता है कि जो आम आदमी पार्टी कह रही थी कि उनको 5 से 6 सीट दे दी जाती, अगर हाँ, जो गठबंधन में अगर लड़ते जो तो। कांग्रेस, अगर जो आम आदमी पार्टी का लगभग 1.75 जो % उनको वोट मिला है, क्योंकि जो बीजेपी और कांग्रेस का अंतर रहा है वोटों का टोटल, वो लगभग 1,20,000 है, और जो आम आदमी पार्टी को वोट मिला वो लगभग 2.5 लाख है। तो इस तरीके से लगभग जो 9 सीटें हैं ऐसी जो बीजेपी को मिली हैं, हजार। उनका मात्र जो अंतर रहा वो 20 से 25,000 रहा है। तो जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी है वो ये कह रहे हैं कि भूपेंद्र हुड्डा की जो घमंड था वो वो ले उनको ले डूबी है इस बार कांग्रेस को, और उन्होंने किसी और से समझौता नहीं करने दिया। और उन्होंने ये कहा कि 10 साल से जो भूपेंद्र हुड्डा यहाँ पर विपक्ष के नेता के रूप में जो काम कर रहे थे वो बिल्कुल ही निकम्मा काम था, कोई काम नहीं किया उन्होंने। और उन्होंने अब राहुल गांधी को ये चेताया है कि अगर जो विपक्ष का नेता इस बार हरियाणा में बनेगा, अगर उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को ही फिर से यहाँ पर अगर विपक्ष का नेता बनाया, तो मान लीजिए आने वाले समय में हरियाणा में कांग्रेस को कोई जगह नहीं मिलेगी, वो फिर यहाँ दोबारा कभी जीत के नहीं आएंगे। उन्होंने ये कहा, मैं भले मैंने अपना निर्दलीय यहाँ पर चुनाव लड़ा, लेकिन तुम दो अगर ऐसे किसानों को जो किसान आंदोलन में जो नेता बने हुए थे, अगर उनको 2 को भी टिकट दे देते तो जो किसान हमारे साथ हैं वो आपको वोट दे देते। वो ये सोचते कि आप किसानों के साथ हैं। भाई कौन से किसान, 1170 वोट तुम्हें मिले हैं जो तुम नेता बने फिर रहे हो, तो जिनको टिकट मिलता है वो कांग्रेस को भी पता है कि आपकी औकात कितनी है। 1170 से ज्यादा हरियाणा के लोगों ने आपको औकात बता दी है, कांग्रेस को भी पता थी, इसलिए उन्होंने आपको एक भी टिकट नहीं दिया। वो तो भला हो जो पहलवान उस समय वो वहां पर हार के आ गई, एक सिंपैथी कार्ड लेके कांग्रेस ने विनेश फोगाट को टिकट दे दिया, नहीं तो उनको भी टिकट नहीं देती। उनको लग गया था कि बड़ा चेहरा है, क्या पता। उनको बस ये लग गया था एक सहानुभूति के तौर पे विनेश फोगाट को हम यहाँ खड़ा करेंगे, जितने भी सहानुभूति के तौर पे जो जाट हैं वो हमारे साथ एकजुट हो जाएंगे और वो हमें भी वोट देंगे। लेकिन उन्हीं के क्षेत्र में ही उनको वोट नहीं मिली, रोहतक में कहाँ मिली। तो यही मैं आपको ये बता रहा हूं कि जाटों ने तो खूब बढ़ चढ़ के कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन जो बाकी बिरादरियां थी, 35 बिरादरियां, उन्होंने एकजुट होके पूरे इन फर्जी किसानों और जो फर्जी पहलवानों ने आंदोलन किया था, इनके मुंह पे काफी तगड़ा चमाटा मारा है। अब क्या लग रहा है आपको कि जो चढ़ूनी ने कहा है, क्या ये राहुल को चेता तो नहीं दिया है कि अब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे, क्योंकि तुमने हमारा साथ हरियाणा में दिया ही नहीं। तो यही मैं बता रहा हूं आपको कि अब जो ये आंदोलन कर रहे थे, जितने भी आंदोलनकारी थे, अब ये छटकते जा रहे हैं। चाहे उसमें आपके योगेंद्र यादव हो, चाहे आपके गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, और चाहे राकेश टिकैत। अब राकेश टिकैत क्या कह रहे थे जब रिजल्ट आया था, ये भी बड़े नेता बने फिर रहे थे उस समय, जब रोते हुए सामने नजर आ रहे थे ना, जब ये इन्होंने लाल किले पे किस तरीके से बड़ा यहाँ पर एक दंगा किया, पूरे यहाँ पर दिल्ली में लाल किले पे चढ़ के किस तरीके से धर्म विशेष का वहाँ पे झंडा लहराया गया, पूरे अपमानित किया गया, पूरे देश को कलंकित किया गया। उस दिन लाल किले को हाईजैक करके 26 जनवरी का कार्यक्रम था। कार्यक्रम थोड़ा देर में समाप्त हुआ नहीं, उससे पहले ही इन किसानों ने वहां पर ट्रैक्टरों का हुड़दंग मचा दिया। कई जो पुलिस वाले थे उनको अपनी जान बचाने के लिए लाल किले के नीचे उतरना पड़ा, वहां पर उन्होंने जंप मार दी, वहां पर उन्होंने कूद के अपनी जान बचानी पड़ी। कई महिलाओं को चोट आई, कई पत्रकारों को चोट आई। तो किस तरीके से ये षड्यंत्र रचा गया था। उसके बाद राकेश टिकैत का वो शाम को रोना धोना करना, उसके बाद फिर से फर्जी किसान आंदोलनों का एकजुट होना। तो ये तमाम जो आंदोलनकारी थे, अब राकेश टिकैत भी खुद ही कह रहे हैं, उन्होंने जब यहाँ पर यूपी का चुनाव हुआ था, उस समय जब रिजल्ट आया था, जब बीजेपी की फिर से वहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार आई थी, उस समय राकेश टिकैत ने एक बात कही थी कि हम जो लोग हैं वो आपको पिच बना के तो दे सकते हैं, लेकिन उस पिच पर खेलना भी आप ही को पड़ेगा। तो ये जो चढ़ूनी है वो भी यही बात कह रहे हैं कि हमने पूरा माहौल बना लिया था कांग्रेस के लिए, लेकिन जो माहौल पर, जो पिच पर जो बैटिंग करनी है वो करनी है कांग्रेस के नेताओं को। तो वो नेता तो बैटिंग कर नहीं पाए, उनको ना पैड पहनना आता, ना बल्ला पकड़ना आता है, ना बॉल फेंकना आता, उन्हें ये भी नहीं पता कि एक ओवर में कितनी गेंद होती है। तो उन्हें जो पूरा जिस तरीके से उन्हें लगता था कि हमारा अगर जो ओपनिंग बैट्समैन है, अगर वो आंख बंद करके भी अगर बैट घुमाए तो छक्का लग ही जाएगा, क्योंकि अंपायर हमारा है।
अंपायर हमारा मतलब जो जाट वोटर हैं वो हमारे साथ हैं, क्योंकि जाट 22% हैं पूरे हरियाणा में, तो हम जीत ही जाएंगे, 70-72 सीटें ले ही आएंगे, ट्रॉफी हम घर ही ले आएंगे। लेकिन ट्रॉफी से पहले पता चल गया कि ट्रॉफी कोई और ले गया, मैच पहले ही खत्म हो चुका है। तो अब राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि भाई ये जो वोट हैं ये जनता तो नहीं दे रही है, तो ये वोट आ कहां से रहे हैं? उनका साफ साफ ये कहना था कि ईवीएम में कुछ घपला हो रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रही है। वो सीधे सीधे इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि एक ही बात अगर बार बार बोलेंगे तो उनकी बात का भी महत्व नहीं होगा। तो वो अब ईवीएम का वो भी जिक्र नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता लग गया है कि बार बार ईवीएम को कोसना, क्योंकि उसी समय अगर कांग्रेस बढ़ रही उस समय तो ये खुश थे, जैसे ही हार गए तो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ दिया। अभी ये कर्नाटक जीते हैं, अभी ये हिमाचल जीते हैं, तब ईवीएम बिल्कुल पक्की थी। लोकसभा में इन्होंने बीजेपी को बहुमत से पहले रोक दिया, तब ईवीएम सही थी। तो अब ये भी समझ गए हैं कि ईवीएम को ज्यादा दोष नहीं देना है, क्योंकि उससे पब्लिक इन्हीं के विपक्ष में हो जाएगी। वो ये कह रहे हैं कि जब जनता ने वोट नहीं दिया तो ये वोट आए कहां से? भाई तुम्हारी जनता ही 1170 वोटों की है। तुम जब चुनाव लड़े थे राकेश टिकैत, तो तुम्हें भी 1000-2000 के बीच में ही लोगों ने सिमटा दिया था। तुम इतने बड़े नेता हो कि तुम्हें 1100 वोट मिलते हैं, और जो अगर निर्दलीय खड़ा हो जाता हरियाणा में, वो चुनाव जीत के 50-50 हजार वोटों के मार्जिन से जीत के आता है। उनको कहते हैं नेता। आप जैसे फर्जी जो किसान हैं उनको हरियाणा के लोगों ने औकात दिखा दी है कि आपकी औकात 1100 वोट से ज्यादा नहीं है। अब ये बताइए, जो चडूनी है वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर खड़े थे, मतलब चडूनी खड़े थे, उसके बाद वो ये कह रहे हैं हर्ष छिकारा खड़े थे, और वो ये कह रहे हैं रजत दलाल भी खड़े थे। भाई रजत दलाल कहाँ से खड़े हो गए? जो गुरनाम सिंह चडूनी, आपकी इतनी हार की क्या, इतना आपका पारा बढ़ गया है, आपका दिमाग का संतुलन क्या बिगड़ गया है कि आपको ये पता ही नहीं कि रजत दलाल कहाँ है? भाई रजत दलाल तो बिग बॉस में है। किस जनता ने, हरियाणा की जनता ने देख लिया कि रजत दलाल को वोट दे दिया। मतलब कुछ भी बोलना है भाई, ये सोशल मीडिया का जमाना है, 1 मिनट में पर्दाफाश कर देती है आप जैसे फर्जी किसानों का। तो इन फर्जी किसानों की बातों में अब देश की जनता नहीं आने वाली है। जो हरियाणा आपका सबसे बड़ा किसान प्रधान राज्य है, उसने इनको औकात दिखा दी है। अब इन फर्जी किसानों का कुछ चलने वाला नहीं है। हरियाणा के किसान काफ़ी मौज में हैं, उनकी फसल का बराबर उनको एमएसपी मिल रहा है। और वहाँ पर जो आपके नायब सिंह सैनी है, उन्होंने कह दिया है कि 24 फसलों पर आपको एमएसपी मिलेगा, बाजरा पे भी मिलेगा, जो देश में कहीं नहीं मिलता है। और उन्होंने ये कहा है कि 2 रुपए के मुआवजे अब नहीं बटेंगे, अब बटेंगे हजारों के मुआवजे बटेंगे। वहां पर लोगों की फसल जो बर्बाद हो जाती है, लोग फोटो खींचते हैं और घंटे 2 घंटे बाद उनको मुआवजे की रकम उनके खाते में बिल्कुल क्रेडिट हो जाती है। आज ये आ गया है हरियाणा में। तो हरियाणा वाले किसान अब उनको नहीं चुनते हैं जो उनकी जमीन हड़प देते हैं, अब उनको चुनते हैं जो उनकी जमीन का अच्छा से अच्छा मुआवजा देते हैं, जो उनकी फसलों का अच्छा से अच्छा दाम देते हैं, जो उनकी फसलों को ऐसे ही मंडियों में सड़ने नहीं देते हैं। दिन और शाम होते होते उनकी फसल पूरी बिक जाती है, उनके खाते में पैसा आ जाता है। तो ये वाले वहाँ हरियाणा के किसान ये चाहते थे, और आज वही हो रहा है। जो फर्जी किसान आंदोलनकारी थे, गुरनाम सिंह चडूनी थे, जो राकेश टिकैत थे, जो ये तमाम फर्जी आंदोलनकारी थे, इनकी जमानतें जब्त कराकर इनके मुंह पे तमाचा मार के आज हरियाणा की जनता ने कह दिया है कि आगे से खबरदार, अगर तुमने ऐसे फर्जी किसान आंदोलन किए और इन नेताओं की सह पे अगर तुम फिर से अगर सड़कों पे बैठे, तो मैं ये कह दूं कि अब हरियाणा की जनता बिल्कुल बख्शने वाली नहीं है। अब उन्होंने ये तय कर लिया है कि अगर अब कोई सड़क पे बैठे तो हम खुद इनको सड़क से दौड़ा के इनको दम लेंगे। चलिए, ये तो रही किसान आंदोलन की बात, लेकिन अब वही कहा जा रहा है कि अभी तो उनसे बना नहीं है कि कैसे बीजेपी को तोड़ा जाए। अब कह रहे हैं कि बीजेपी में भी फूट पड़ गई है, इंद्रजीत सिंह और उनके नेता फूट पड़ने लगी है, अफवाह फैला रहे हैं इंटरनेट पे अब तो आपने जिस तरीके से कहा कि जब क्या होता है, जब कांग्रेस को ये लगा कि भाई हम तो हार चुके हैं, बहुत बुरी तरीके से हारे हैं, अब जैसे जीने की आशा जिसकी खत्म हो जाती है, तो डॉक्टर उसको कहते हैं कि इसके अंदर से एक जीने की आशा डालिए। मतलब जैसे कोई पेशेंट होता है, जैसे किसी को लगता है कि मुझे इस जिंदगी में जी कर क्या करना है, तो उसकी जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। तो डॉक्टर उसके अंदर इच्छा डालते हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा करके उसके अंदर ये कहते हैं कि उसको प्रोत्साहित करते हैं कि भाई तेरा भी यहाँ पर कोई रिश्तेदार है, तुझे भी कोई यहाँ पर अहमियत देता है, तुम्हें यहाँ क्यों रहना चाहिए,
इसको रह के जिंदा रह के क्या करोगे और अच्छे काम करोगे। तो अब जो कांग्रेस है हरियाणा की वो खत्म हो चुकी है, एक दूसरे को वहां पर मारा जा रहा है। कैसे? जो शैलजा के समर्थक हैं वो हुड्डा के समर्थकों उम्मीदवारों को गालियां दे रहे हैं, उनको किस तरीके से भला बुरा कह रहे हैं, और जो हुड्डा के समर्थक हैं वो शैलजा को गाली दे रहे हैं कि तुम्हारी अपनी ही गांव में बीजेपी वहां पर ज्यादा वोट लेके बम्पर वोटों से वहां से जीत गई। तो तमाम जो कांग्रेस के हैं वो आपसी में लड़ कट के मर रहे हैं। तो अब जो हुड्डा ने और हुड्डा के जो समर्थक हैं उन्होंने ये सोचा अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो जो विपक्ष के नेता की कुर्सी है वो भी इनके हाथ से चली जाएगी। अगर विपक्ष के नेता की कुर्सी इनके हाथ से गई तो वो जाएगी या तो शैलजा के पास या फिर रणदीप सुरजेवाला के पास। अगर इनके पास चली गई तो हुड्डा का जो ये जाट का जो चौधराहट मचा रखी है पूरे हरियाणा में वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो मतलब जो एकलौता उनका वोट बैंक है जाट वहां पे, वो भी उनको अब वोट देना बंद कर देगा, क्योंकि उनके बच्चों को, उनके गरीब बच्चों को बीजेपी ने वहां पर बिना खर्ची बिना पर्ची के वहां पे नौकरी दे रखी है। तो जो हुड्डा है अब वो लड़ाई किस चीज की होगी? अब सीएम पद की लड़ाई तो खत्म हो चुकी है, ईवीएम को कितना बार दोष देंगे, वो भी खत्म हो चुका है, वो वाला जो पूरा पार्ट था। अब नया दौर शुरू हो रहा है कांग्रेस में, अब वो विपक्ष के नेता की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वो कैसे लड़ रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि भाई ऐसा करते हैं, बार बार हर दिन गालियां मिल रही हैं हुड्डा साहब को, तो ऐसा करते हैं अब बीजेपी के अंदर ही थोड़ा खटपट दिखाते हैं। मतलब राव इंद्रजीत जो केंद्रीय मंत्री हैं वो अपने रेवाड़ी क्षेत्र में उन्होंने पूरा जो अहिर बेल्ट है वहां पर उन्होंने एक तरफा वहां पर आंधी ला दी। पूरे जो यादव समाज है उनको एकजुट करके वहां पर लगभग 11 सीटों में से, जो अहिर बेल्ट है, जो यादव बेल्ट है, 11 सीटों में से 10 सीटों पर उन्हें बम्पर बहुमत से वहां जिताया बीजेपी को। अब क्या हुआ, उन्होंने लगा, कांग्रेस को ये लगा कि ऐसा करते हैं इनके नेताओं को आपस में लड़वा देते हैं, नायब सैनी तो सीएम बनेंगे इसमें किसी को शक नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि कैसे, क्योंकि बीजेपी की लगभग 51 सीट हो गई है, जो बहुमत उनके पास है, क्योंकि 3 निर्दलीयों ने उनको समर्थन दे दिया है, तो 51 तक आंकड़ा पहुंच गया। तो वो ये कह रहे हैं जो राव इंद्रजीत हैं उनके साथ 9 विधायक हैं। अब वो 9 विधायक कौन है? वो वही हैं जो यादव समाज से जीत के आए हैं। इस बार 10 में से 9 उनके पास गए। उन्होंने अपने बड़े नेता, क्योंकि राव इंद्रजीत केंद्रीय मंत्री है, उनको धन्यवाद किया, क्योंकि राव इंद्रजीत ने वहां पर काफी अच्छी तरीके से काम किया था। क्योंकि जो राव इंद्रजीत हैं वो कांग्रेस में थे 2014 से पहले, फिर वो इस समय बीजेपी में आ गए जब से मोदी सरकार आई है। तो वो उनको इस तरीके से उकसा रहे हैं कि तुमने बड़ी जीत हासिल की है, ऐसा करो, तुम दावा पेश करो, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। कौन सपोर्ट करेगा? 37 सीट वाली जो कांग्रेस है, जिसमें पहले ही 3 धड़े हो रखे हैं, एक शैलजा का गुट है, एक सुरजेवाला का गुट है और एक आपका हुड्डा का गुट है। भाई तुम पहले ही टूटे पड़े हो तो दूसरे को तोड़ कैसे पाओगे? अगर तुम एकजुट रहते तो फिर तो दूसरे को तोड़ पाओगे। अब राव इंद्रजीत ने इसका खंडन किया है, क्योंकि जो ये पत्रकार हैं वहां के हरियाणा के, उनके पक्ष में माहौल बना रहे थे, ये पहले से कांग्रेस के साथ थे। अब हुड्डा जी ने ये कहा भाई साहब ऐसी खबरें चलाओ जिससे लगे कि थोड़ा बीजेपी टूट रही है, उसकी अफवाह फैला दी। कह दिया कि जो इनसे मिलने गए हैं, जो उनको धन्यवाद देने गए हैं राव इंद्रजीत को, वो कह रहे हैं कि ये 9 विधायक और राव इंद्रजीत अब मिलकर, हमारे साथ मिलकर अब बीजेपी से बगावत करेंगे और हमारे साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। तो राव इंद्रजीत ने ये साफ साफ ट्विटर पोस्ट में, जो एक्स हैंडल है, उस पर ये कह दिया है कि ये कोरी कोरी पूरी तरीके से अफवाहें हैं। मैं बिल्कुल बीजेपी का एक तरीके से पूरा एक सच्चा सिपाही हूं, मैं कहीं वहीं नहीं जाने वाला। ये अफवाहों को बंद कर दीजिए और जो ये अफवाह चला रहे हैं इनको पे एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। तो लगाइए किस तरीके से जो कांग्रेस है वो अपने विपक्ष के नेता के लिए अब लड़ रही है। तो उसीलिए अब ये उन्होंने इस तरीके से षड्यंत्र रचा है। मुझे लगता है कि हरियाणा के लोगों ने जो जनादेश दिया है, जो उन्होंने एक तरफा वहां पर बीजेपी की लहर दिखाते हुए तीसरी बार वहां पर बीजेपी की बम्पर तरीके से वहां पे जीत दिखाई है, उनका ये साफ संदेश है कि कांग्रेस अब बाज आ जाए, इन हथकंडों को अब बंद कर दे और जो हुड्डा की पूंछ पकड़ के वहां पर कांग्रेस के स्थानीय नेता चलते हैं, अब उस पूंछ को छोड़ दीजिए, जनता के कदमों का पीछा करिए, उनके आशाओं आकांक्षाओं उनको पूरा करिए। ऐसा नहीं कि हुड्डा की आशा आकांक्षाओं को पूरा करिए, हुड्डा की जो अपनी इच्छा है, जो उसका घमंड है, उसको आप पूरा करिए। आप जनता के नेता हैं,
उनकी इच्छाओं को पूरा करिए, तभी आप फिर से वहां पर जीत कर आ सकते हैं। और एक जो कांग्रेस के बहुत ही अच्छे वहां पर जो 32 वोटों से हारे हैं बीजेपी से, उनका बहुत ही बेहतरीन बयान आया। उन्होंने कहा, अब आप जो ये 32 रिपोर्टर ने उनसे कहा कि आप तो 32 वोटों से हारे हैं, तो आप क्या कहेंगे? उन्होंने ये कहा, भाई 32 वोटों से हारा हूँ, कोई बात नहीं, जो बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अच्छे काम किया होगा, मतलब उन्होंने किस तरीके से 32 वोट से उन्होंने जीत हासिल की है, तो कोई बात नहीं। उन्होंने ईवीएम पे बिल्कुल जिक्र नहीं किया, जबकि सबसे ज्यादा हक बनता था अगर ईवीएम पे सवाल उठाने का, तो वो उनका बनता था, क्योंकि 32 वोट क्या होते हैं? 32 वोट तो मामूली बात है। एक परिवार के ही हो जाते हैं। तो लगा लीजिए, वो कांग्रेस के नेता, उन्होंने किसी पे कोई आरोप नहीं लगाया, कोई चुनाव आयोग पे आरोप नहीं लगाया, कोई बीजेपी पे आरोप नहीं लगाया, उन्होंने स्वेच्छा से अपनी हार को स्वीकार किया। लेकिन जो लगभग 30-50 हजार वोटों से हार रहे हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी 1170 वोटों को लाके लगभग 80-90 हजार के वोट के अंतर से हार रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी है। राकेश टिकैत कह रहा है गड़बड़ी है। भाई राकेश टिकैत, तुम तो यूपी के हो भाई, तुम्हें हरियाणा का क्या मालूम? तुम्हें तो हरियाणा का बारे में कुछ बेरा ही नहीं, फालतू के बयानबाजी करते रहते हो। अब तो लोगों ने इनको देखना भी बंद कर दिया। इनके कमेंट सेक्शन में जब ये वीडियो डालते हैं, कुछ भी पोस्ट करते हैं, उसके नीचे कमेंट सेक्शन को पढ़िए, आपको पता लग जाएगा ये कितने पानी में है। तो अब हरियाणा की जनता समझ चुकी है, इन फर्जी नेताओं और किसानों के अब बहकावे में नहीं आने वाली है। जुलाने से जो आपकी पहलवान थी, उनकी तब से बोलती बंद पड़ी हुई है, वो तब से मीडिया के सामने कुछ नहीं बोल पा रहे हैं, क्योंकि बड़ी बमुश्किल उनका साथ दे दिया वहाँ के लोगों ने थोड़ा, नहीं तो वो भी हार रही इमोशनल थी, होके। बुरी तरीके से वहाँ पे हार रही थी। 6000 वोटों से वो बड़ी मुश्किल से जीत गई। लास्ट में लोगों ने सोचा होगा कि भाई चलो बेटी है, एक बार को जिता देते हैं, नहीं तो हरवा दिया था। वहाँ की जनता ने भी उनको दिखा दिया था, जो उनका घमंड था ना, उनको लग रहा था कि मैं 50-60-1 लाख वोटों के अंतर से जीतूंगी। उनको वहाँ की जनता ने, जुलाने ने ये एक तरीके से चेतावनी दे दी है कि अगर काम नहीं करोगे तो अगली बार 1 लाख से भी उनकी जमानत जब्त होगी। तो ये मैं आपको ये बता दूं, इन फर्जी आंदोलनकारियों का अब खेल खत्म हो चुका है। योगेंद्र यादव को किस तरीके से एक पत्रकार ने इतनी बुरी तरीके से उनको लताड़ा है कि बिना पेंदी का लोटा, पेंदी का बिना लोटा, ऐसा कह के उनको बिल्कुल ही एक तरीके से एक तरीके से पूरा उनको धराशायी कर दिया। हरियाणा में इन्होंने अपनी पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का क्या हुआ हमें भी नहीं पता। स्वराज पार्टी, पता नहीं कहाँ गई वो नाम ही नहीं। पार्टी, नाम ही नहीं जानते हैं। तो अब इनका खेल खत्म हो चुका है। कांग्रेस ने जितने इनको पैसे देने थे पैसे दे दिए। हुड्डा साहब ने अपनी छवि चमकाने के लिए, अपनी बेटे की छवि चमकाने के लिए पैसे दिए थे, वो भी वो अब भी धरे काम के नहीं आए। धरे रह गए। अब ना तो वहाँ पर अब किस तरीके से 35 बिरादरी एकजुट हो चुकी है। अब जाटों ने भी ये सोच लिया है कि कांग्रेस को अब वोट दे के कोई फ़ायदा नहीं है, ये जातिवाद में वोट दे के कोई फ़ायदा नहीं है। जो अच्छा काम करेगा, इस बार जाटों ने भी ये समझ लिया कि एक मुश्त वोट दे के भी अब कांग्रेस नहीं आ रही है, तो अब उन्होंने ये देख लिया कि बीजेपी जो अच्छा काम कर रही है, जो उनके बच्चों को नौकरी दिला दे रही है, तो अब उन्हीं का साथ देने में भलाई है। अब आने वाला जो 5 साल जो नायब सिंह सैनी का होने वाला है, वो एक तरीके से बहुत ही करिश्माई होने वाला है। 17 क्योंकि अक्टूबर 17 को। तारीख को आपने जैसे बताया कि वहाँ पर वो शपथ लेने वाले हैं, उससे पहले उन्होंने कह दिया कि जो 25,000 जो वैकेंसियाँ थी, जो रिजल्ट आने वाला था, उसको पहले ही वो जारी करने वाले हैं। और उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि अगर किसी को भी प्रमोशन चाहिए, जैसे ग्रुप सी है, अगर उसको ग्रुप बी में जाना है, अगर उसको प्रमोशन चाहिए, तो उसको पहले लिखित टेस्ट पास करना पड़ेगा। जो एक खर्ची पर्ची वाले हैं ना, जो कांग्रेस के ज़माने में लग गए, अब उनको पता लगेगा कि प्रमोशन कैसे मिलता है। जब लिखना पड़ेगा, उसमें अब कोई नहीं चलने वाला खर्ची पर्ची। तो ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया है उन्होंने। 25,000 युवाओं को सीधे वो शपथ लेने से पहले नौकरी देने वाले हैं। उनको नियुक्ति पत्र वो शपथ लेने के बाद दे देंगे। तो हरियाणा के युवा भी खुश हैं, वहाँ की महिलाएं भी खुश हैं। अब खुले से आराम से कोई उनको छेड़ने वाला वहाँ मौजूद नहीं है। अगर जिसने भी हाथ लगाने की कोशिश की, वो जेल में बंद होगा, या फिर किस तरीके से एनकाउंटर हो रहे हैं, बुलडोजर चलेगा। बिल्कुल वहाँ के लोग मौज मस्ती में हैं। हरियाणा के लोग खुश हैं। एक लोग जो खुश दिए हैं वो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, स्थानीय नेता। और शैलजा भी बिल्कुल मस्त खुश है, सुरजेवाला भी खुश है, क्योंकि जो कांग्रेस का नेतृत्व हुड्डा साहब के अलावा उनको पूछ तक नहीं रहा था,
आज राहुल गांधी उनसे फ़ोन करके माफ़ी मांग रहा होगा कि आपकी अगर मैंने सुन ली होती, आज हरियाणा में हमारी सरकार होती और आज यूं करते हुए राहुल गांधी बाहर आ रहे होते और जलेबी खा रहे होते। तो ये देखना नहीं होगा कि आने वाला जो चुनाव है कांग्रेस के सामने काफ़ी एक तरीके से अग्नि परीक्षा होने वाली है। या तो कांग्रेस महाराष्ट्र और जो झारखंड का चुनाव आने वाला है, दोनों में कांग्रेस का कुछ है ही नहीं। महाराष्ट्र में तो भी कुछ है, लेकिन झारखंड में तो कुछ है ही नहीं कांग्रेस का। तो कांग्रेस को आने वाले चुनाव जो आने वाले हैं, चाहे वो दिल्ली में ले लीजिए, कहीं भी नहीं है कांग्रेस। महाराष्ट्र में गठबंधन की वजह से 10-15 सीटें मिल जाएंगी, 20-25 सीटें मिल जाएंगी तो मिल जाएंगी, नहीं तो वहाँ भी उनका कुछ ऐसा वोट बैंक है नहीं, और झारखंड में तो कुछ है ही नहीं। तो लगा लीजिए आने वाला बहुत ही बड़ा कठिन समय होने वाला है राहुल गांधी के लिए, जो अभी वो विपक्ष के नेता भी हैं राहुल गांधी। महाराष्ट्र की हार, झारखंड की हार और दिल्ली की हार के बाद उस पे से भी उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो राहुल गांधी का जो करियर है वो धीरे धीरे चौपट की ओर जा रहा है। जो उन्हें लगता था कि लोकसभा के बाद वो उभरेगा, हरियाणा के रिजल्टों ने बता दिया कि राहुल गांधी आपकी औकात बस विपक्ष के नेता तक ही सीमित है। सपने में भी मत सोचिए कि आप कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे, क्योंकि उस पोस्ट पर जब तक मोदी है तब तक उनका अधिकार है, और जब मोदी जी अपनी स्वेच्छा से उस प्रधानमंत्री के पोस्ट को छोड़ देंगे तो फिर उसके बाद बाबा जी का बुलडोजर आएगा। चलिए, इस मुद्दे पर आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।